ओके। तो आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारी इकोनॉमी की क्या सिचुएशन थी, उसे पढ़ रहे हैं। इसका एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, ये सेकंड लेक्चर है। आज हम स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करेंगे इस लेक्चर में। एग्रीकल्चर सेक्टर ब्रिटिश पीरियड के दौरान कैसा था? ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था इंडिया के लिए? तो देखो, हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पे बेस्ड थी। अप्रॉक्स 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पे बेस्ड थी। लेकिन इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद जो एग्रीकल्चर था वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। सेटिस्फैक्ट्री नहीं था मतलब हम अपने लिए भी फूड नहीं उगा पाते थे। उसका क्या रीज़न है उसको हम आगे देखेंगे। 85% पॉपुलेशन एक ही काम में लगी है, एग्रीकल्चर, लेकिन हम सेल्फ रिलायंट नहीं है ना। हम इतना भी फूड नहीं उगा पा रहे थे कि हम खा सकें। दूसरा, ना ही हम इतना रॉ मटेरियल जनरेट कर पा रहे थे हमारी इंडस्ट्री के लिए कि हम प्रोडक्शन कर सकें। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद ऐसी सिचुएशन क्यों थी, इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी का जो सिचुएशन था वो ये रूरल नेचर की थी। ज़्यादातर लोग गांव में बसते थे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते थे। अप्रॉक्स 85% पॉपुलेशन इसमें इन्वॉल्व थी, लेकिन सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे हम फूड में, और ना ही हम प्रॉपर रॉ मटेरियल उगा पाते थे अपनी इंडस्ट्री के लिए। आखिर ऐसा क्यों था? इस सिचुएशन को बोला जाता है स्टैग्नेशन। जैसे कुछ रुका हुआ है, कोई ग्रोथ नहीं है ना। जहाँ पे ग्रोथ नहीं होती उसको हम कहते हैं स्टैग्नेंट है इकोनॉमी। तो ये स्टैग्नेशन क्यों था? उसके कई रीजन हैं। तो वी कैन से दीज आर द रीजंस ऑफ स्टैग्नेशन। ब्रिटिश पीरियड में या कॉलोनियल पीरियड में, जब हम कॉलोनी थे, हमारे ऊपर कुछ सिचुएशंस थी जिसकी वजह से हम सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ फूड एंड इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल नहीं थे। इस तरीके से आंसर लिखना है। पहला रीजन है लैंड सेटलमेंट सिस्टम चल रहा था हमारे यहाँ। दूसरा है कमर्शलाइजेशन हो गया था एग्रीकल्चर का। तीसरा है प्रोडक्टिविटी लेवल ही लो था। और इसके बाद अगला है स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं थे इस सेक्टर में करने के लिए। ठीक है, हम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। तो ये हम मतलब ऑब्वियसली जो गवर्न कर रहा था हमें, दैट मीन्स ब्रिटिशर्स, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करते थे। तो ग्रोथ कैसे होगी? अब ये चारों बातों को एक बार ठीक से समझते हैं। लैंड सेटलमेंट सिस्टम की बात करें अगर, तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है? लगान, सीधी सी भाषा में बोला जाए, एक सिस्टम इम्पोज किया था ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर। जमींदार, जमींदार एक तरह से कलेक्टर होता था जो वसूली करता था फार्मर्स से, जिसको लगान बोलते थे। ठीक है, और वो जो जमींदार था उसकी जॉब जो है वो इसी ग्राउंड पे टिकी थी कि वो कितनी अच्छी वसूली करके लेके आता है। मतलब कि अगर वो वसूली नहीं करेगा तो उसकी जॉब चली जाएगी। ये उसके अंदर उन्होंने फियर डाल रखा था। सो बहुत क्रुएलिटी थी, क्योंकि अगर किसी की खेती बाढ़ की वजह से, सूखे की वजह से खराब भी हो जाती थी तो भी लगान, दैट मीन्स टैक्स, लैंड रेवेन्यू टैक्स बोला जाता है इसको, वो तो वसूल होता ही था। ये जमींदारी सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने ख़त्म कर दिया। तो पूरे ब्रिटिश पीरियड में एरिया वाइज एक जमींदार अपॉइंट होता था। वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसका पावर है फार्मर्स से लैंड के साइज के बेसिस पे लगान वसूल करना, और उस लगान को कलेक्ट करके अंग्रेजों को प्रोवाइड करना, उस टैक्स को प्रोवाइड करना। सो दिस इज व्हाट द लैंड सेटलमेंट सिस्टम इज। तो स्टैग्नेशन के एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन में है कि ब्रिटिश पीरियड में जमींदारी सिस्टम हमारे ऊपर इम्पोज था, है ना, थोपा हुआ था। जो भी प्रॉफिट होते थे एग्रीकल्चर के, वो जमींदार को जाते थे इन द फॉर्म ऑफ लगान, है ना। ये हिंदी नाम है टैक्स का,
लगान मीन्स टैक्स। कलेक्शन ऑफ लगान रिगार्डलेस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन, ये बेसिक कैरेक्टर था, मतलब ये मैंडेटरी टैक्स था, इसके लिए हम बोल सकते हैं ये मैंडेटरी था। ये लगान का कलेक्शन मैंडेटरी नेचर का था। दैट मीन्स क्या इकोनॉमिक कंडीशन है फार्मर की, इससे जमींदार को कोई लेना देना नहीं था, उसने उसे तो टैक्स कलेक्ट करना ही था। एक डेट डिसाइड कर रखी थी डिपॉजिटिंग टैक्स की, ऑब्वियसली लगान की हर महीने की, जैसे आज भी है। जैसे अगर हम बात करें कि जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं हम, है ना, जो भी प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्ट करता है अपने कस्टमर्स से, उसकी एक डेट डिसाइडेड है, हर महीने की 6 तारीख तक उसे वो पेमेंट करने होते हैं। ऐसे ही उस समय भी एक डेट डिसाइडेड थी टैक्स डिपॉजिट की, और ये टैक्स किसके पास डिपॉजिट होता था, ऑब्वियसली इस पैसे को कौन लेता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट। अगर जमींदार उस पर्टिकुलर डेट तक ये टैक्स जमा नहीं करेगा तो उसको वो जो राइट मिला हुआ है, जो जॉब है उसकी, वो चली जाएगी। ठीक है, तो इस डर से जमींदार को भी कोई मतलब कोई चांस नहीं था कि वो किसी गरीब फार्मर के लिए कोई रिलैक्सेशन या रिलीफ दे दे। तो जमींदार किस ग्राउंड पे रिलीफ देता, उसके पास भी ये चांस नहीं था। ठीक है, जमींदार एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नथिंग, ये लोग कुछ नहीं करते थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी तरह का इंप्रूवमेंट आ जाए। तो ऐसे कोई एफर्ट इन लोगों ने नहीं किए। नो एफर्ट्स आर बीन हैव बीन मेड बाय जमींदार एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर सिचुएशन। सो जब ये एफर्ट नहीं करोगे तो आप पूरी तरह डिपेंड हो रेन पे, है ना, नदियों पे। और अगर थोड़ी भी इकोनॉमिक सिचुएशन हर साल तो एक जैसी नहीं रहती, वो तो अलग अलग होती ही है, और आपका कोई सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है, तो हर साल एक जैसा प्रॉफिट कैसे होगा, फिर एक जैसा लगान कैसे दे पाएगा कोई। तो ये एक बहुत बड़ी सिचुएशन थी उस समय। तो ये एक रीजन हो गया कि क्यों इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड स्टैग्नेशन में थी। स्टैग्नेशन का मतलब है जिसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी, राइट। दूसरी सिचुएशन क्रिएट हुई थी कमर्शलाइजेशन की वजह से ना। हम प्रॉब्लम्स याद रख रख के बैठे हैं। ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड 85% पॉपुलेशन इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में, लेकिन ना तो हम सेल्फ सफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ फूड, और ना ही सेल्फ सफिशिएंट थे इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री कि हम अपने लिए रॉ मटेरियल बना पाए। ऐसा क्यों था? उसके पहला रीजन था लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अब दूसरा रीजन हम बोल रहे हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब, पहले हम फूड क्रॉप्स उगाते थे, और उन फूड क्रॉप्स का इस्तेमाल हमारे ऑब्वियसली फूड में हो जाता था, तो हम अपना सेल्फ सफिशिएंट की स्टेज में रहे होंगे, राइट, तभी तो इतनी पॉपुलेशन उसमें इन्वॉल्व थी। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद उन्होंने सेल्फ कंजम्पशन को बंद करवा के उन्होंने कहा आप कैश क्रॉप्स उगाओ, आप वीट, राइस, बाजरा ये मत उगाओ, आप उगाओ कॉटन, जूट, जिनसे कपड़ा बनाया जा सकता है। ज्यादातर खेती उस समय कॉटन की हुई, है ना, कॉटन और जूट की। तो शिफ्ट करवा दिया उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने हमें शिफ्ट करवा दिया फूड क्रॉप से कैश क्रॉप्स पे। ये जो शिफ्ट था, इसने क्या क्रिएट कर दिया, एक पैनिक क्रिएट कर दिया हमारी इकोनॉमी में। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खाने के लिए सफिशिएंट फूड ही अवेलेबल नहीं रहा। इसी चीज को बोला जाता है कमर्शियलाइजेशन। तो बेसिकली कमर्शियलाइजेशन क्या होता है? कमर्शियलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि हम जहां ज्यादा फायदा था किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, वो वाली क्रॉप्स उगाने लगे। क्योंकि इस कॉटन और जूट को रॉ मटेरियल की तरह यूज करके ब्रिटिशर्स कपड़ा बनाते थे और उस कपड़े को मार्केट में बेचते थे, राइट। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रादर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो वो क्रॉप्स हमने ज्यादा उगाई जो मार्केट में सीधे सेल होती है, जिनको कैश क्रॉप्स बोला जाता है।
ब्रिटिशर्स गिव हायर प्राइस, और इसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने शुरू किया कि आप कैश क्रॉप उगाओगे जैसे कॉटन और जूट, तो हम अच्छी प्राइस देंगे एज कंपेयर टू फूड क्रॉप्स। ठीक है, इसलिए इनको कैश क्रॉप्स कहा जाता है। कोई दिक्कत हो इसमें तो बताओ, आगे चलते हैं। कैश क्रॉप्स विच वेयर टू बी अल्टीमेटली यूज्ड बाय ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, और ऑब्वियसली इस इन क्रॉप्स का इस्तेमाल ब्रिटिश इंडस्ट्रीज करती थी। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये हमारी दूसरी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हम इस सिचुएशन में आ गए थे कि हम स्टेगनेंट हो गए, ग्रोथ नहीं कर रहे हैं एज इंडियन इकोनॉमी, और इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर की खास तौर पे बात करें। दो रीजन पढ़ लिए, पहला लैंड सेटलमेंट सिस्टम और दूसरा कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये दो रीजन की वजह से हम कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैग्नेंट हो गया था, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी, और इस वजह से हमारी 85% पॉपुलेशन इन्वॉल्व होने के बावजूद एग्रीकल्चर सेक्टर में हम सेल्फ सफिशिएंट या सेल्फ रिलायंट नहीं थे इन टर्म्स ऑफ फूड और रॉ मटेरियल। आगे चलते हैं। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है? मतलब एक तो पहले ही हम फूड क्रॉप्स कम उगा रहे थे, है ना, और एक तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। पर चलो कैश क्रॉप्स भी उगा रहे थे तो उसमें भी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं थी। और प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि प्रोडक्शन, एक एग्जांपल के लिए समझो, प्रोडक्शन पर एकड़ ऑफ लैंड, एक एकड़ जमीन पे जितना प्रोडक्शन होना चाहिए वो लो था, वो कम था, वो सफिशिएंट नहीं था। प्रोडक्टिविटी मींस एबिलिटी टू प्रोड्यूस। एक एकड़ जमीन पे जितना, सपोज 10 टन क्रॉप्स प्रोड्यूस होनी चाहिए, तो वो 10 टन क्रॉप्स प्रोड्यूस नहीं हो रही है एक एकड़ पे, वो 6 टन हो रही है, 4 टन हो रही है, 5 टन हो रही है। मतलब तुम्हारी एफिशिएंसी भी कमजोर है। ये एफिशिएंसी कमजोर होने के क्या रीजन होते हैं? एफिशिएंसी कमजोर तब होती है जब रिसोर्सेस कमजोर होते हैं। तो एक पॉइंट तो हम रिसोर्सेस पे पढ़ लेंगे कि इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते थे तो रिसोर्सेस कमजोर थे। और रिसोर्सेस से ही रिलेटेड बात है कि भाई टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है, ना के बराबर टेक्नोलॉजी थी। सारा ह्यूमन लेबर फोर्स से काम कराया जाता था, किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं होता था। आज कितनी सारी एक्टिविटी, थ्रेशर होते हैं तो उनकी स्पीड बढ़ती है काम करने की, एक्यूरेसी बढ़ती है। तो टेक्नोलॉजी का कोई इस्तेमाल नहीं था, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, ना नहरें थी, नहरें सब बाद में बनाई कि नदी से लेके बहुत बड़े एरियाज तक आप पानी ले जा सकते हो। नदी में तो पानी बह के सब समुद्र में ही जा रहा है, राइट? तो उसका कुछ इस्तेमाल करो और उससे खेती करो, तो इरिगेशन फैसिलिटी भी ना के बराबर थी। और तीसरा, फर्टिलाइजर्स का कोई इस्तेमाल नहीं था। फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, जब आप किसी जमीन पे बार बार खेती करते हो तो उसकी एबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन कम होती जाती है, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स क्रॉप्स में यूटिलाइज होते जाते हैं, तभी तो क्रॉप्स बढ़ती हैं। तो उस लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाती है, वो फर्टाइल नहीं रहती, या वो सॉइल फर्टाइल नहीं रहती, तो उसमें हमें एडिशनल फर्टिलाइजर एड ऑन करने पड़ते हैं जिसको हम खाद कहते हैं, है ना, हिंदी में। तो ऐसे फर्टिलाइजर्स का कोई सपोर्ट भी नहीं दिया जाता था तब। अभी तो गवर्नमेंट काफी सपोर्ट देती है फर्टिलाइजर्स का। अब तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो तरह के फर्टिलाइजर होते हैं, राइट? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का मतलब हुआ जो देशी तरीकों से फर्टिलाइजर बन रहा है, एग्जाम्पल के लिए गोबर से, वेस्टेज से, है ना। अभी तो डिकम्पोजर भी आ रहे हैं, ये जो पेड़ों के पत्ते होते हैं इसी को भी इसको भी डिकम्पोज करते हैं और खाद बनाते हैं। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का मतलब हो गया कि भाई आप एक केमिकल का इस्तेमाल करो, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करो, हालांकि वो सेहत के लिए काफी नुकसानदेह है। बट सॉइल की जो फर्टिलिटी कम हो गई है उसको बढ़ाने के लिए हम एडिशनल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। उस समय ये फैसिलिटी भी फार्मर्स को नहीं दी जाती थी, तो ना टेक्नोलॉजी थी, ना इरिगेशन फैसिलिटी थी, और ना फर्टिलाइजर्स थे। ये तीन चीजें आज हमारा जो तब के कंपैरिजन में, तो आज हमारी पॉपुलेशन कई गुना ज्यादा है, जमीन तो उतनी है, जमीन तो नहीं बढ़ी। क्या बढ़ा ली हमने? प्रोडक्टिविटी। किन चीजों का इस्तेमाल करके? टेक्नोलॉजी, इरिगेशन फैसिलिटी और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके। और अंग्रेजों ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया था।
नहीं तो हम तो उस समय इससे भी ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे होते, क्योंकि सॉइल की क्वालिटी तो तब इससे भी ज़्यादा बेहतर थी, इन्वायरमेंट की क्वालिटी इससे भी ज़्यादा बेहतर थी, और पॉपुलेशन तो कम थी, राइट। सो इस वजह से, इस पे ध्यान ना देने की वजह से हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट रह गई, एग्रीकल्चर इकोनॉमी स्टैग्नेंट रह गई। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। तीन रीजंस हमने पढ़ लिए जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड और ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड स्टैग्नेंट थी। पहला, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसमें जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस था, और उसमें लगान वसूल करते थे, और वो लगान जो है वो ब्रिटिशर्स तक जाता था। जो ऑफिसर अपॉइंट था उनका ब्रिटिशर्स की तरफ से, उसका नाम जमींदार था। वो एक पर्टिकुलर डेट पे उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि लगान कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को देना है। फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशन को देखे बिना, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक कंडीशन, जो जमींदार था वो लगान वसूल करता था। ये एक स्टैग्नेशन का प्रॉब्लम थी, कभी फार्मर ग्रोथ ही नहीं कर पाए, ठीक है। दूसरा, कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप हो गया, जिसमें शिफ्टिंग हो गई फूड क्रॉप से कैश क्रॉप पे। तो जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए हम क्रॉप्स उगाते थे, उससे हम कैश क्रॉप पे चले गए। ब्रिटिशर्स जो है वो हायर पेमेंट देते थे कैश क्रॉप्स के लिए, और वो जो कैश क्रॉप्स थी वो रॉ मटेरियल की तरह यूज होती थी ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्री में, और उससे वो कपड़ा बना के मार्केट में वैल्यू जनरेट करते थे। ये उनका इंटेंशन था। और तीसरी सिचुएशन अभी हमने देख ली कि प्रोडक्टिविटी लेवल भी लो था। इवन कैश क्रॉप्स उग रहे थे, उनकी भी प्रोडक्टिविटी लेवल लो था, क्योंकि ना तो कोई टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया जा रहा था, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, इरिगेशन फैसिलिटी ना के बराबर थी, और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं थे। तो ये रीजन था कि हम जो है स्टैग्नेंट रह गए। इंसेंटिव का मतलब होता है एक तरह से सपोर्ट देना। तो गवर्नमेंट आज इंसेंटिव प्रोवाइड करती है फार्मर्स को कि वो इन्वेस्टमेंट कर सके। किसान क्रेडिट कार्ड और इस तरह के कई इंसेंटिव्स हैं कि उनके पास हमेशा थ्रू आउट कैश नहीं रहेगा, तो उनको क्रेडिट कार्ड दे दिया गया है कि भाई आप अपने लिए खाद, बीज, पानी की इरिगेशन फैसिलिटी के लिए आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करो, खर्च करते रहो, और जब आपकी फसल आ जाएगी उसे मार्केट में बेच लेना, और फिर उससे जो पैसे आएंगे वो अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर देना। इस तरह के इन्वेस्टमेंट को बढ़वाने के लिए इंसेंटिव्स देती है गवर्नमेंट। इस तरह के कोई इंसेंटिव उस समय अवेलेबल नहीं थे फार्मर्स के लिए। नो टेक्निकल एंड मास एजुकेशन, आज ये भी हमने काफ़ी इंक्रीज कर लिया है। फार्मर्स को एजुकेट किया जाता है, प्रॉपर डिग्रीज हैं फार्मिंग के लिए, और लोग पढ़ाई करते हैं। उसमें बीज को देख के ये डिसाइड किया जाता है कि ये बीज ज़्यादा, जैसे हाई यील्ड बीज, जो हाई यील्ड सीड्स होते हैं उनको डेवलप किया जाता है जो ज़्यादा बेटर प्रोडक्शन देते हैं। सॉइल की क्वालिटी के सॉइल की क्वालिटी को भी इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि किस पर्टिकुलर सॉइल में किस तरह की क्रॉप ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी, और इवन ये भी देखा जाता है कि कौन सी क्रॉप के बाद कौन सी क्रॉप सॉइल को खुद ही रिसाइकल कर देगी इन टर्म्स ऑफ फर्टिलिटी। कौन सा ऑर्डर होना चाहिए क्रॉप्स का, पहले कौन सी उगाएंगे फिर उसके बाद कौन सी उगाएंगे, फिर रिवर्स करेंगे, तो इससे वो फर्टिलिटी वापस आती जाती है। तो इस तरह की टेक्निकल और टेक्निकल एजुकेशन या मास एजुकेशन नहीं दी जाती थी, लोगों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का तो उसमें कोई इंट्रोडक्शन नहीं किया गया, मतलब उसका सपोर्ट नहीं दिया गया। तो ना इन्वेस्टमेंट सपोर्ट दिया गया, ना एजुकेशन सपोर्ट दिया गया, ना टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दिया गया। तीनों सपोर्ट नहीं थे। इस वजह से प्रोडक्टिविटी लो थी, और प्रोडक्टिविटी लो होने की वजह से हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी स्टैग्नेंट थी। पूरी तरह से लोग रेनफॉल पे बेस्ड थे। रेनफॉल अच्छी होगी तो तो खेती ठीक हो सकती है। और अच्छी का मतलब यह है कि सही मेजर पे, ज्यादा हो गई तो भी नुकसान, कम हो गई तो भी नुकसान, ठीक है। लास्ट पॉइंट जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट थी वो है स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्कैरसिटी का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना, है ना। तो स्कैरसिटी मतलब कमी है किसी चीज की, समथिंग वेरी शॉर्ट, शॉर्टेज है जिसकी, शॉर्टेज। तो इन्वेस्टमेंट की शॉर्टेज थी। फेसिंग स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग। टेरेसिंग क्या होता है? सीढ़ीदार खेती होती है कि
पानी जो है वो एकदम पूरा बह नहीं जाता। ठीक है, तो टेरेसिंग एक टेक्निक है जिससे आप बेटर, ये इरिगेशन टेक्निक है, यू कैन से इरिगेशन टेक्निक। और ज्यादातर ये इरिगेशन टेक्निक हिली एरियाज में पाई जाती है। अगर कभी हिल एरियाज में जाओ तो देखना वहाँ खेती कैसे हो रही है। तुम्हें ऐसे सीढ़ियाँ दिखेंगी पहाड़ों के ऊपर, सीढ़ियाँ बना रखी हैं उन्होंने, उन सीढ़ियों पे खेती करते हैं वो, स्टेयर्स बना रखी हैं उन्होंने। ठीक है, फ्लड कंट्रोल, फ्लड को रोकने की व्यवस्था, और ड्रेनेज सिस्टम को रोकने की व्यवस्था। ड्रेनेज और ड्रेनेज सिस्टम का मतलब होता है कि जो अननेसेसरी पानी है जो यूज नहीं होना चाहिए खेती में, वो बह जाए, वो बाहर हो जाए। तो फ्लड और ड्रेनेज को, तो इस तरह की सुविधा बनाना, मतलब इरिगेशन फैसिलिटी बनाना, फ्लड फ्लड को कंट्रोल करना। एक सेकंड, इरिगेशन फैसिलिटी बनाना, फ्लड को कंट्रोल करना। सो स्कैरसिटी थी इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से जिसकी हेल्प से हम टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल या ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपरली ऑपरेट कर पाए। और इसका इम्पैक्ट आ रहा था ऑब्वियसली हमारी खेती पे, वो नुकसान हो जाता था खेती का। सो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से हम स्टैग्नेंट थे। इसमें जब इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था तो कुछ कैरेक्टर थे जो डेवलप हुए, राइट। जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलप हुए वो कुछ कैरेक्टर्स थे। वो क्या थे? पहली चीज तो ये कि कुछ फार्मर्स ने अपना क्रॉपिंग पैटर्न इस तरीके से चेंज किया कि वो लोग फूड क्रॉप से कमर्शियल क्रॉप पे चले गए। ये शिफ्टिंग वाली बात हमने पढ़ ली। और बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ फार्मर्स जो था वो टीनेंट बन गया था, जमींदार लोगों के कब्जे में चली गई थी लैंड। क्योंकि वो लोग जब लगान वसूल करते थे, और अगर फार्मर के पास पैसे नहीं है लगान के देने के लिए, तो क्योंकि उनकी हाई पेइंग जॉब्स थी, तो वो जमीन खरीद लेते थे किसानों से, और उस जमीन पे उन्हीं किसानों को एज अ टीनेंट अप्लाई कर देते थे, मतलब केवल वर्कर्स बना के रख देते थे। तो स्मॉल फार्मर्स की संख्या बढ़ रही थी, टेनेंट्स की संख्या बढ़ रही थी, और कमर्शियल क्रॉप्स पे ज़्यादा शिफ्टिंग हो रही थी बजाय फूड क्रॉप्स के। तो ये रीजंस थे जिसकी वजह से इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर पे स्टैग्नेशन रहा ड्यूरिंग द ब्रिटिश और कॉलोनियल पीरियड। टोटल हमने 4 पढ़े हैं बस। पहला था लैंड सेटलमेंट सिस्टम, दूसरा था कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप, तीसरा था लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, और चौथा है स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये शॉर्ट में चारों याद होनी चाहिए, और फिर उसके अंदर कंटेंट लिखना है, तो कितने कंटेंट की ज़रूरत है। मैंने वैसे भी मिनिमम ही लिखा है, तो इतने ग्राउंड्स पे अगर तुम्हारा ध्यान है केवल, तो तुम लिख सकते हो। ये भी सब रटने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग। ठीक है, इस सब्जेक्ट में लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगी, लेकिन हाँ, वो फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए, दैट्स इट। अगले लेक्चर में मिलते हैं। गुड बाय।